नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यव्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने शुरू किया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा समय इसमें दोस्तों लगता ही है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि एक ब्रीफ के अंदर जो सारा कंटेंट है वो आपको अच्छे से उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज 11वें भाग के अंतर्गत भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सच में सीख रहे हैं, क्लासेज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, साथ ही पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में आपको किसी अन्य कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में ही। उससे पहले एक और बात कह देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। टेलीग्राम के अंदर आप अतुल्य आर्य सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है राकेश सर अतुल्य आर्यस, ये पूरा नाम है। आप इसको प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब की कुछ सीमाएँ होती हैं दोस्तों। टेस्ट नहीं ले सकते हम, नहीं हम पीडीएफ वगैरह डाल सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, 11वां भाग है। यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन के विषय में। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग दे रखा है, हालांकि बहुत ही छोटे पार्ट के रूप में दे रखा है, और उसके हिसाब से तो हमें इससे कम पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको दे दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारे आपको कवर हो जाएं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन के विषय में। तो साइमन कमीशन का जो गठन है, भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। पहला क्वेश्चन आपका यही उठता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, जिसके लिए चर्चित रहा था कि इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, लेकिन इनमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए हम इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए श्वेत कमीशन कौन सा है, तो साइमन कमीशन ही होगा। किस लिए? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, 7 में से भारतीय कोई भी नहीं था। अंग्रेज गोरे होते हैं, श्वेत होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेत कहा जाता था। उसी आधार पर इसे श्वेत कमीशन कहा गया, और इस कमीशन का जो गठन किया गया था, भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। और भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? कारण सबसे बड़ा यही था कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो भारतीय नहीं था। अब देखिए कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अनुसार हर 10 वर्ष के पश्चात संवैधानिक स्थिति की जांच की जानी थी। यानी 1919 में इसकी जांच की जानी थी, लेकिन आयोग का 1919 के बाद में यानी 1929 में जांच की जानी थी, लेकिन आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया था। 1919 के एक्ट में ये था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में संवैधानिक समीक्षा की जाएगी, संवैधानिक स्थिति की जांच की जाएगी, और उसके बाद में जो भी परिवर्तन होगा वो किया जाएगा। लेकिन आयोग का गठन जो है 8 वर्ष बाद में ही कर दिया गया, यानी 10 वर्ष के बजाय 8 वर्ष में कर दिया गया, 2 वर्ष पहले कर दिया गया था। तो सबसे पहले देखिएगा, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। इनके द्वारा जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है।
तो दोस्तों साइमन कमीशन आया, श्वेत कमीशन था, उसमें कोई भारतीय नहीं थे, 7 सदस्य थे, 7 के 7 सातों में से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया। इसका निर्माण, इसका गठन किया गया था 1919 के बाद, जो प्रावधान था कि हर 10 वर्ष में भारत में संवैधानिक समीक्षा होगी, लेकिन इसको 2 वर्ष पहले ही लेकर के आ गए थे। भारतीयों के द्वारा जो इसमें विरोध हुआ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक तो लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन का विरोध किया। दूसरा लाहौर, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और इस समय जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ, उस पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी यानी लाला लाजपत राय जी जो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे दोस्तों। और उस समय उन्होंने कहा भी था मरते समय कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी दोस्तों। और ये हुआ भी था, धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य है जो समाप्त हो गया था। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां कौन सी थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हमने ये तो कहा कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने किया, लेकिन जहां इसी देश में विरोध करने वाले भी होते हैं और समर्थन करने वाले भी होते हैं, जिनके अपने अपने देखिएगा विचारधाराएं होती हैं, अपना अपना मतलब होता है। तो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां थी, एक तो मद्रास जस्टिस पार्टी, एक यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की, और मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट। इन लोगों ने क्या किया था, इन पार्टियों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। नंबर 1 बात जो आपसे पूछी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की सिफारिशों के विषय में, जहां से आपसे दूसरा अच्छा प्रश्न बनता है। अब इसमें क्या क्या कहा गया, सबसे पहले बात जो कही गई है, ब्रिटिश प्रांत है और देसी रियासतें हैं। भारत में उस समय क्या थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे और एक देसी रियासतें हुआ करती थी। इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ को बनाया जाए। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या कहा हमने, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, ऐसी साइमन कमीशन की सिफारिश थी। भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू हो, ऐसा भी इसमें कहा गया, भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू हो। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करें और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए। देखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की सिफारिशों की। साइमन कमीशन आया था और उसने जो सिफारिशें दी, जिसे हमने श्वेत कमीशन कहा था, उसने कहा भी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जो हैं उन दोनों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ को बनाया जाए। दूसरी बात, भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसे समाप्त कर दिया जाए और उन्हें स्वायत्तता जो है वो दी जाए। तीसरी बात, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं हो। एक तो ये कहा भी संघात्मक जो व्यवस्था है वो लागू हो, प्रांतों में द्वैध शासन है वो समाप्त हो जाए, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दो, स्वायत्तता दे दो, और केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है वो गलत है, लेकिन फिर भी लागू रहे। इन्होंने कहा जो व्यवस्था है पृथक निर्वाचन की, हालांकि गलत है, लेकिन हमें उसको बंद नहीं करना है, उसको चालू रखा जाए। बर्मा जो था उस समय, बर्मा को भारत से अलग करना होगा, ये इस साइमन कमीशन की सिफारिशें थी। सिंध को एक नया राज्य बनाया जाए। मताधिकार का दायरा तो बढ़ाएं, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होगा। मताधिकार का दायरा यानी जो लोग वोट डाल सकते हैं उनकी संख्या को, उनके क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो चालू नहीं किया जाए, ये इसकी सिफारिशें थी। अब नेहरू रिपोर्ट 1928 की बात करते हैं दोस्तों। भारत ये इसको तो हमारे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया था। तो उस समय भारतीय सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड। उन्होंने भारतीयों को कहा भी संविधान तुम बना लो। उन्होंने कहा कि भारतीयों में इतना वो नहीं है पोटेंशियल कि वो संविधान का निर्माण कर सके या कुछ अपना व्यू दे सके। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया अपने आप में एक भारतीयों को कि हो सकता है तुमसे बनता है तो तुम बना लो। उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने के लिए एक चुनौती दी और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और इसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी सदस्य थे। तो ध्यान दीजिएगा क्यों साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो भारत सचिव ने चैलेंज दिया भारतीयों को। तो इस समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे।
अब हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें जो हैं, उन्होंने कहा क्या, कौन सी सिफारिशें दी, क्या कार्य हमें करना चाहिए। इन्होंने भी वही बात की कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ को बनाया जाए। भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता दी जाए। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, यानी जिसमें केंद्र और दोनों की श्रेणी में नहीं आते, वो शक्तियां जो हैं केंद्र को दे दी जाए। भारत को डोमेनियन स्टेट बनाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे तक चलता रहा था, ये पूछा जा सकता है। भारत को डोमेनियन स्टेट बनाने की बात सिफारिश इन्होंने की थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ये बात भी यहाँ कही गई। सिंध को नया राज्य बनाया जाए, यानी काफ़ी बातें तो वही थी। पृथक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य आरक्षण दिया जाए, यानी पृथक निर्वाचन है उसको तो बंद कर दिया जाए, उसके बजाय एक सामान्य सा आरक्षण का जो प्रावधान है उसके अंदर सीटों में कर दिया जाए। अब देखिए मूल अधिकारों की बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा। भारतीयों को मूल अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा भी इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार, इस जिसकी मनाही किसमें थी, साइमन कमीशन ने इसके लिए मना किया था कि ये नहीं होना चाहिए सार्वभौमिक मताधिकार। उन्होंने कहा था कि मताधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं देना है। इसमें इन्होंने कहा कि भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, याद रखना है। इसमें मुस्लिम जो सदस्य थे वो थे अली इमाम और शोएब कुरैशी। MS अरणे, MR नैकर हिंदू महासभा से भी थे। NM जोशी जो लेबर पार्टी से थे ये भी थे। GP पार्टी प्रधान गैर ब्राह्मण भी इसमें शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से शामिल थे दोस्तों। अब इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया किसने किया, देखिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख महासभा, इन तीनों ने ही मिलकर के इसका क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख महासभा ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने डोमेनियन स्टेट की जो मांग है उसका भी विरोध किया था। ये सारे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और इसी कारण से इन्होंने एक नई पार्टी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का भी गठन कर दिया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपना एक 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था। ये भी याद रखिएगा कि 14 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो जिन्ना के द्वारा किया गया था। ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जारी किया गया था दोस्तों। इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों को देने की बात थी। 14 सूत्रीय में ये कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों को देनी चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना आती है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। सबसे जरूरी बात, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो किस अधिवेशन में की गई थी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें कांग्रेस कार्य समिति ने ये डिसीजन लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त माना जाएगा दोस्तों। तो नेहरू रिपोर्ट आई जरूर, लेकिन निरस्त हो गई। कांग्रेस कार्य समिति ने ये इसमें डिसीजन लिया था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त भी माना जाएगा। और इसीलिए 26 जनवरी का बड़ा महत्व था। और पहले तो आज़ादी की ही बात इसी दिन की थी, लेकिन हमने संविधान जो है वो इस दिन 26 जनवरी को लागू किया था दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग जो जनवरी 1930 में आती है। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, कौन सा समाचार पत्र है दोस्तों, यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी थी। इसको ध्यान दीजिएगा, जनवरी 1930 की है 11 सूत्रीय मांग।
अब क्या क्या थे इसमें वो देखिएगा। तटवर्ती इलाकों में भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाए, जिसमें नमक टैक्स था दोस्तों, उसी के विरोध में था ये कि भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरी बात, पूर्णतः शराबबंदी लागू की जाए। तीसरी बात, चौथी बात, भू राजस्व में 50% की कमी की जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा था। भारतीयों को भी हथियार रखने की अनुमति दी जाए और उन्हें भी लाइसेंस प्रदान किए जाएं ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें, जो उन्हें नहीं था उस समय। रुपए और पेंस के मध्य की कमी की जाए। मध्य अंतर जो है, एक प्रकार से हम इसे कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। तटकर अधिनियम भी लागू की जाए, तट पर जो टैक्स लगता है। विदेशी कपड़े पर विशेष आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं था, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे थे। विदेशी कपड़े पर आयात शुल्क लगाया जाए। उच्च वेतन वाली नौकरियों की संख्या में कमी की जाए। गुप्तचर व्यवस्था जो चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। दोस्तों, ये 11 सूत्रीय मांग थी महात्मा गांधी की, जिसे जनवरी 1930 में प्रस्तुत किया गया था। इसके परिवर्तन के रूप में एक आंदोलन निकल करके आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हम बात करते हैं दांडी मार्च की। दोस्तों, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च हुआ था। 24 दिन लंबी ये यात्रा थी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 240 मील लंबी थी। इसमें देखिएगा 78 सहयोगियों को लेकर के साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की गई। इसमें अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए इसे लागू किया गया था। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? दांडी यात्रा से प्रारंभ होता है। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। उस समय इस तरह से यात्राएं भी की गई थी, अलग अलग लोगों ने की थी। के केलप्पन और टी माधवन ने कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। और इन सभी यात्राओं में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नमक कानून को तोड़ा गया। तो दोस्तों, नमक कानून यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है। ये जो दांडी मार्च हुआ 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। 24 दिन लंबी ये यात्रा थी, 240 मील की थी। 78 सहयोगियों के साथ में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसको प्रारंभ किया था, जिसमें एक अंग्रेजी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल थे। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और इस तरह की यात्राएं और भी हुई, जिसमें सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। के केलप्पन और टी माधवन ने कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। इन सभी यात्राओं में जो विशेष बात थी वो नमक कानून को तोड़ना था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ भी आंदोलन इसमें किया गया। मध्य प्रांत में वन कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ। यूपी और गुजरात में कर नहीं देने का भी आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरासना सत्याग्रह हुआ, जहां पर खूब लाठीचार्ज हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, असम में कनिंघम सर्कुलर, अभिभावकों का चरित्र प्रमाण पत्र जमा करवाया जाता था, जिसके अंतर्गत ये था कनिंघम सर्कुलर। इसका विरोध किया गया था। नागालैंड में मदोनांग ने जिया लरंग आंदोलन चलाया। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आरपीएससी के ट्रेंड में है, तो ध्यान दिया करो हमेशा। नागालैंड के अंदर जिया लरंग आंदोलन चलाया। अगर आपसे पूछा जाए जिया लरंग आंदोलन कहाँ चला था, तो नागालैंड में किसने चलाया था? मदोनांग ने चलाया था। मदोनांग में होरका पंथ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। मदोनांग ने किसकी स्थापना की है? होरका पंथ की स्थापना की है। मदोनांग की 13 वर्षीय बहन थी गाडिनल्यू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, बहुत बार इससे प्रश्न भी आता है। और जवाहरलाल नेहरू ने गाडिनल्यू को रानी की उपाधि थी। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पेशावर में थे चंद्र सिंह गढ़वाली नामक सैनिक ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जब आंदोलनकारी सामने थे तो
पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली नामक सैनिक ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अब यहाँ एक जरूरी फैक्ट आता है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान नाम सुना होगा, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक दल की स्थापना की जिसे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल कहते हैं, क्योंकि ये लाल रंग के कपड़े पहना करते थे इसलिए लाल कुर्ती दल कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सीमांत गांधी के द्वारा। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको ही कहा जाता है। कहाँ की गई है? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र ए अफगान की उपाधि दी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट जो भी एग्जाम होते हैं आपके। सीमांत गांधी को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से नहीं जाना जाता है, सीमांत गांधी, फख्र ए अफगान, बादशाह खां, एक चौथा वो कोई भी और डाल सकता है। इन्होंने एक पत्रिका निकाली पख्तून पश्तो भाषा में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो किसी का भी गलत ही होना है। अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी दे सकते हैं अपने, है ना, ऑप्शन में। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे हुई? नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से हुई। और ये तुलना करने वाले कौन थे? तो ये तुलना करने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। अब देखिएगा क्या किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के दौरान लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बहुत बड़ी गिरफ्तारियां इस समय हुई थी। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या रहा, प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहली बात तो ये एक अखिल भारतीय आंदोलन था। पहला अखिल भारतीय आंदोलन कह सकते हैं जो पूरे भारत में चला। ये आसाम से लेकर के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तक फैला हुआ था, यानी सबसे बड़े एरिया पे फैला जाने वाला पहला आंदोलन अपने कह सकते हैं। सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि मजदूर भी आ गए इसमें, यानी सब लोगों ने, सभी वर्ग इसके अंतर्गत भाग लेने वाले थे। ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में भी, अब देख पा रहे हैं ना, सब जगह, मतलब सब जगह और सब प्रकार के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें आ गया। क्योंकि पहले वाले जो आंदोलन थे दोस्तों, उसमें ये बात रह जाती थी कि वो शहरों तक सीमित रह जाते थे, ग्रामीण में उसका प्रभाव नहीं होता था। लेकिन यहाँ ग्रामीण में भी आपको प्रभाव देखने को मिल रही है। इससे क्रांतिकारियों में ऊर्जा जो है सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त हुई थी। ये पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ था। इससे पहले जो आंदोलन हुई उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं थी। यहाँ यही है जिसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की बात की गई थी। और इसी आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को बराबरी का एक गांधी इरविन समझौता करना पड़ा था। तो गांधी इरविन समझौता इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम मानते हैं अपने। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो भी इसी आंदोलन के दबाव का एक नतीजा था। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक परिणाम अपने गांधी इरविन समझौते के रूप में भी देख पा रहे थे, जो एक बराबर का समझौता था। इसे अपने दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को होता है। इसमें जो निर्णय थे उनकी बात करें तो एक तो था कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। कारण इसके बाद में कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेगी। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और समुद्र के पास रहने वाले लोग जो हैं यहाँ, इसमें ये समझौता हुआ कि नमक बना सकेंगे। जब्त संपत्ति जो भी की गई है उसको वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते उसने तीसरे पक्ष को नहीं बेचा हो। कांग्रेस ने पुलिस अत्याचार की जांच की मांग की जो थी उसको वापस ले लिया। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ऐसा भी इस समझौते में किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के तथ्यों के विषय में बात करेंगे, आगे की घटनाओं के विषय में बात करेंगे। तब तक यूं ही आप हमारे साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।